साथियों, युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम जो पिछले 26 जनवरी को जिस अभियान की शुरुआत किया गया था, 26 जनवरी मतलब गणतंत्र, गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब संविधान और संविधान मतलब वोट का अधिकार, और वोट के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने और उस संविधान और लोकतंत्र में युवाओं की हिस्सेदारी को लेकर के शुरू किए गए युवा दस्तक लोकतंत्र अभियान की टीम आज बुंदेलखंड के हमीरपुर 228 विधानसभा में पहुंच चुकी है, जहां पे हम अलग अलग विभिन्न जाति समुदाय के युवाओं के साथ एक चर्चा कर रहे हैं, एक संवाद कर रहे हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में युवाओं के मुद्दे क्या है। इस विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा की हकीकत क्या है। पिछले कई इलेक्शन हुए, कितने विधायक बने, कितने सांसद बने, कितने मंत्री बने, लेकिन बुंदेलखंड की बदहाल व्यवस्था, बुंदेलखंड के जो युवाओं की हालात और बुंदेलखंड में तड़पते किसान, इन तमाम मुद्दों को जो हम सुनने के लिए आज हमीरपुर के 228 विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ तमाम पैनल के लोग जुड़े जिन्होंने अपने अपने समुदाय की बात रखी, अपने मुद्दों की बात रखी, अपने क्षेत्र में क्या चीजें विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, उन सबको हमारे साथ में रखा। युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम लगातार अलग अलग गाँव में जा रही है, अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों में जा रही है और वहाँ पे युवाओं के साथ संवाद और चर्चा कर रही है। हमारे बुंदेलखंड में इतनी संपत्ति होती हुए भी सभी लोग यहाँ से सरकारें ले जाके अपना पैसा इकट्ठा किया, लेकिन हमारे बुंदेलखंड को आज दिन तक कुछ नहीं दिया है। ना तो यहाँ हमीरपुर ज़िले में कोई मेडिकल स्टोर है, मेडिकल कॉलेज है, और ना ही कोई शिक्षा का विकास है। अच्छे कॉलेज हैं, अगर शिक्षा का विकास करना है तो अच्छे कॉलेजों का यहाँ खोलना है, जो कि उपलब्ध नहीं है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समस्याएं तो युवाओं की बहुत है, लेकिन जड़ असली क्या है? जड़ असली ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान में या भारत देश में दोहरी शिक्षा नीति चल रही है। युवाओं का बेरोजगार होना असली जड़ ये है। कोई लड़का जो है सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता है, कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता है जिसकी फीस जो है 1000 रुपये, और कोई जो हमारे जो समाज के ज़्यादातर जो है दलित समाज के जो लड़के जो हैं वो पढ़ते हैं प्राइमरियों में, सरकारी विद्यालय में, और मिड डे मील खा करके जो है वो दिन भर खाते हैं, वो इंतजारी करे रहते हैं और शाम को खाते बेचारे घर चले जाते हैं। तो जब तक दोहरी शिक्षा नीति ये सरकार इसमें नहीं विचार करेगी, तब तक जो है हमारे ख्याल में युवाओं का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। ये सबसे पहले उसको दी, और बच्चे का कमाने की ओर ध्यान चला जाता है, जिससे बहुत से हम लोग पिछड़े किस्म की हमारी सोच भी होती जा रही है। इसी वजह से हम लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर शिक्षा पा जाएंगे तो हम लोग स्वयं समझदार हो जाएंगे, सब एक दूसरे को हम समझ के सरकार भी चुनना जान जाएंगे। हमें शिक्षा के प्रति सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है। जो अभी तक 75 वर्ष आज़ादी के होने के बावजूद भी इस हमारे बुंदेलखंड का, विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश में अपने बुंदेलखंड का जिक्र करना चाहता हूं, और बुंदेलखंड में स्पेशल में हमीरपुर विधानसभा की, जहां पर इस 2028 का विधानसभा का 2022 का चुनाव हो रहा है आम जनता के बीच में, मैं युवाओं के होने के नाते मैं युवाओं से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बुंदेलखंड का जो हमारा प्रथम द्वार है हमीरपुर की धरती पर जो हमारी बेतवा और हमारा यमुना नदी का जो बीचम बीच हमीरपुर एक टापू के समान बसा हुआ है। यहाँ से अरबों रुपया का जो खनिज दिया जा रहा है, यहाँ से मोरंग ढोई जा रही है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का यहाँ पर जितना यहाँ का खनिज लिया जाता है उसके एवज उसका 10% भी धनराशि यहाँ पर नहीं दी जाती है, जिससे हमारे यहाँ के बुंदेलखंड का विकास वहीं पर जो जिस पायदान पर जो हमारा देश आज़ाद हुआ, आज भी गांव की स्थिति वो है कि आज भी वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा है। उसका विकास चलकर देखा जाए, आज हम युवा होने के नाते ये अपनी बात को बुलंद करना चाहते हैं कि आने वाली सरकार यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार स्थापित करे, हमारे वृद्धों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, सभी के लिए काम करे, उनके रोजगार की स्थापना करे, फैक्ट्रियों की स्थापना करे, उद्योग धंधों की स्थापना करे, ताकि इस समाज को, इस युवा वर्ग को रोजगार मिल सके। यही मेरा कहना है।
अपने हिंदुस्तान में। मानो कोई दीपक जलता हो अभी तूफान में, रुपये बदले पैसे बदले, अब हमने बाट तराजू बदले, फिर भी यार नहीं लगता ईमान किसी दुकान में। हमारा कहना है नौजवानों से कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। संभालो माल अपने को बांध कर घर सजाने में, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते। हमारा कहने का तात्पर्य है भारत के नौजवानों, तुम्हारे ही हाथ में कमान है। यदि आप जब तक अब संभल न पाओगे तब तक कहीं कुछ हो नहीं। किसी भी दुकान में ईमानदारी मिलने वाली नहीं है। सोचो, विचारो, जागो। ये सरकारें जाने कितनी आई और जाने कितनी चली गई, ऐसा नहीं है। और आज भी ऐसा होता चला जाएगा। क्या करो। और सरकार की बात कहें तो ये प्रबल शक्तियाँ हैं। काम क्रोध मोहाद व्रत प्रबल मोह के धार, तब परदार रूपी माया रूपी नाथ। औरत और दौलत का परिक्रमा संसार लगा रहा है। हम भी लगा रहे, तुम भी लगा रहे। न्याय और अन्याय देखिए, विचार करिए हमारे गरीबों के साथ क्या हो रहा है, नौजवानों का क्या अन्याय हो रहा है। उसके लिए लड़ाई लड़िए। ये जो है आपका जो है तो संविधान आपके हाथ में है। जागो। और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चों ने अभी विद्यार्थी ने शिक्षा के बारे में कहा, उसकी समस्या आगे बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। घटने के साथ साथ बच्चों की बर्बादी भी हो सकती है। और ये सपा सरकार आने से किसान भाइयों को भी बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान के साथ साथ हमारा सब कुछ उसने छीन लिया। हमको हमारा कानूनी अधिकार हमको मिलना चाहिए। अधिकार मिलेगा तो हमको सब कुछ मिलेगा। और 3 साल से स्कूल बंद है। ये स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। ये प्राइवेट स्कूलों में फीस अभी लॉकडाउन में ली गई है। हमारे क्षेत्र में ये सभी स्कूलों को देख के जाए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं होती। मास्टर कभी कभी आते भी नहीं है। ये मास्टरों को स्कूलों की पढ़ाई शुरू कराई जाए। यह 2 साल 3 साल से स्कूल बंद है हमारे। ये हमारे भविष्य से खेल रहे हैं। ये सरकारों से निवेदन है कि मेरा ये स्कूल खुलाए जाए फिर से। मैं पप्पू गौतम 228 विधानसभा हमीरपुर क्षेत्र से। आज आप लोगों ने कहा एक युवा दस्तक के माध्यम से कि युवाओं 50% की आबादी होते हुए भी ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। मैं इस विषय में कुछ आप बताने जा रहा हूँ कि जिस देश में प्रथम जात का नंबर आता है, जात के आधार पे व्यक्ति का विकास देखा जाता है, जात के आधार पे ये देश चलता है। सर्वप्रथम इस देश की व्यवस्था में जब तक जातिवाद का और धर्म का ये नाटक बवंडर चलता रहेगा, कभी युवा एकत्रित नहीं हो सकता। इसी कारण से हमारे युवाओं को सताया जाता है। किसी को जात के नाम पे अपमानित किया जाता है, किसी को धर्म के नाम पे अपमानित किया जाता है। ये इस विषमता की खाई को जब तक नहीं पाटा जाएगा, हमारा देश, हमारा युवा कभी एकत्रित नहीं हो सकता है। यहाँ पर पल पल जाति और धर्म के नाम पे विवाद होते हैं और इसीलिए युवा हमारे साथी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एकत्रित नहीं हो पाते। विकास की बात छोड़ के जाति धर्म के नाम पे लड़ाई होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त। मैं नफीस अहमद, हमीरपुर विधानसभा 228 न्यूज़ दस्तक और सभी युवा साथी आए हुए सभी लोगों का नमस्कार। आज हमीरपुर विधानसभा में जो भी प्रतिनिधि बने हुए हैं, उन्होंने युवाओं के बारे में कोई भी ख्याल नहीं रखा है। जैसा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष युवाओं को देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दी, लेकिन युवाओं की नौकरी छीनने का काम किया। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों, सरकारी नौकरियां ख़त्म करके युवाओं को रोड पे लाने का काम किया। आपने देखा 6900 शिक्षकों की भर्ती में इन्होंने रिजर्वेशन के नाम पर आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया। जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाते हैं, वहाँ पर बैठ के युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में भूल जाते हैं। जो अपने क्षेत्र में कह कर के जाते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता है। उन प्रतिनिधियों से हमारी यही ख्वाहिश है और यही मांग है
कि हमीरपुर पिछड़ा हुआ ज़िला है, यहाँ से खनन करोड़ों की महीनों में करोड़ों का खनन होता है, लेकिन यहाँ की सड़कें खस्ता हाल हैं। उन नेताओं से भी गुजारिश है कि यहाँ की सड़कें बनवाने का काम करें, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। सरकार को हमें वोट देने का हक है, क्योंकि हमें जाति और धर्म से ऊपर उठ के अपने अधिकारों के लिए लड़ाई अगर लड़नी है तो हमें सही दिशा में सही जगह वोट करना होगा। यही एक सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। कि हमारे लिए जो योजनाएं हैं या हमारे लिए ऐसे विकास के संसाधन जुटाए जिससे हमारे यहाँ पलायन ना हो, हम रोडों पर नजर ना आए लॉकडाउन के टाइम और हम दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं। तो सरकार को सोचना होगा, आने वाली सरकार को, कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कम से कम इनका दर्द कुछ हद तक कम कर सके। जय संविधान। है तो वो चीज आज हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दौर चुनाव में 2 चरणों में जो दौर हमारे कुलदीप जी बताते हैं, वैसे प्रशासनिक तरीके होते हैं, 5 चरणों में 7 चरणों में चुनाव होता है, लेकिन जो कुलदीप जी हमारे डिफाइन करते हैं कि 2 चरणों में चुनाव होता है। पहला चरण जो चल रहा है नेता जनता के चरणों में है, और दूसरा चरण शुरू होगा परिणाम के बाद जनता नेताजी के चरणों में होगी। तो आज हम लोग यहाँ हम लोगों के एकत्रित होने का ये संवाद और चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्या जो आज़ादी से अभी तक गलतियां करते आ रहे हैं, क्या उनमें सुधार होगा? क्या हम लोग ऐसा प्रत्याशी ढूंढ पाएंगे, ऐसे व्यक्ति का चयन कर पाएंगे कि जो परिणाम के बाद हम लोगों को उसके चरण में न जाना पड़े, वो हमारे बीच में रहे, संवैधानिक मूल्यों पर काम करे, युवाओं की आवाज को सुने, पिछड़ों का जो सम्मान है उनको दे, जो अल्पसंख्यकों का सम्मान है उनको दे, जो SC ST का सम्मान है या उनकी जो हिस्सेदारियां हैं उनको दे। तो हम लोग अभी यहाँ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद सभी लोगों के जो प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित जो भी एजेंडे निकलेंगे, आप लोगों के जो मुद्दे निकलेंगे, वो भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट पर हम लोग प्रसारित भी करेंगे, ताकि आपकी आवाज़ पूरे न केवल बुंदेलखंड, न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि देश दुनिया के हर कोने तक पहुँच सके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं।